आज के शो में खास फोकस देश में कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटियों में बढ़ रहे फर्जीवाड़े के मामलों पर। सहकारी यानी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटियों के घोटालों का दायरा किसी एक शहर या क्षेत्र तक सीमित नहीं है। इसकी जद में देश के तमाम राज्यों में लोग ठगे गए हैं। ऐसे में कैसे घोटालेबाज सोसाइटियों से बचें, मुश्किल में हैं तो इससे कैसे निपटें, न्याय के लिए भटक रहे हैं तो क्या करें, इस पर आज हम खास चर्चा कर रहे हैं। लेकिन पहले नजर इस मुद्दे से संबंधित खास रिपोर्ट पर। योगेश गर्ग रिटायर हो चुके हैं, लेकिन 30 साल पहले जो घर उन्होंने बुक कराया था उसका इंतजार उन्हें आज भी है। यही नहीं, उनके साथ 500 और मध्यम वर्गीय नौकरी पेशा लोगों ने अपनी गाढ़ी कमाई से गाजियाबाद की विशाल सहकारी आवास समिति में 1983 में प्लॉट बुक करवाए। ये समिति यूपी कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के तहत रजिस्टर्ड थी और 40,000 रुपए की रकम के बदले इन्हें साल भर में प्लॉट मिल जाने थे। लेकिन विशाल सहकारी आवास समिति का बुरा समय आ गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने उनकी जमीन ले ली। समिति के ऑफिस बेयरर्स एक दूसरे से झगड़े में पड़ गए और कई सालों की अदालतों की जंग के बाद समिति फिर बनाई गई और जमीन फिर खरीदी गई। लेकिन 30 साल हो गए, समिति के ऑफिस बेयरर्स अभी भी जमीन पर कब्जा किए हुए हैं और जिन्होंने 30 साल पहले प्लॉट बुक कराए थे उन्हें आज तक कुछ नहीं मिला है। जो हमने मकान बनाने के लिए 30 साल पहले इन्वेस्ट किया और आज तक वहाँ कोई ज़मीन है ना कुछ है, तो हमारा तो मकान का सपना चूरी हो गया। और आज मकान बनाना या प्लॉट लेकर के कंस्ट्रक्शन करना, कितना पैसा, हम तो और उल्टे लॉस में है। ज़मीन के भी लॉस में है और मकान के भी। आज तक तो मकान बन नहीं सके लोगों के, जिन लोगों ने सपना देखा था। पिछले 30 साल में गाजियाबाद की जमीन की कीमतें कई गुना बढ़ गई हैं और विशाल सहकारी आवास समिति के प्लॉट लेने वालों का दावा है कि सोसाइटी के सदस्य बेहद सस्ते दामों पर उनसे जमीनें खरीद रहे हैं और इस महंगी जमीन को खुले बाजार में बेचने की तैयारी भी हो रही है। ऐसा भी नहीं कि विशाल सहकारी आवास समिति का मामला कोई अनोखा है। उत्तर प्रदेश में ही सहकारी आवास में करोड़ों रुपए के घोटाले हुए हैं। शहरों में भी यही हाल है। इन खरीदारों को इंसाफ कैसे मिलेगा, इसका जवाब सहकारी आवास कानून में है, जो राज्य के लिए अलग अलग है। सबसे पहली सीढ़ी जहां पर वो जा सकते हैं वो है रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार के पास में कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर होती है, वही उसकी फंक्शनिंग को रेगुलेट करता है, उसकी फंक्शनिंग को सुचारू रूप से चलाने के लिए बाध्य करता है। सोसाइटी का रजिस्ट्रार मध्यस्थता कानून के तहत दोनों पक्षों को बुलाकर एक स्वतंत्र मध्यस्थ के जरिए विवाद सुलझाने की कोशिश करता है। मध्यस्थता दोनों पक्षों को मंजूर नहीं है तो ग्राहक सरकारी ट्राइब्यूनल के पास जा सकता है। इसके बाद उपभोक्ता राज्य के वित्तीय आयुक्त से राहत विवाद सुलझा सकते हैं। समस्या हल न हुई तो राज्यपाल से गुहार लगाई जा सकती है। कुछ भी काम न आए तो हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं। लेकिन अगर किसी के भी मूल अधिकारों का हनन होता है तो सबसे पहले हाई कोर्ट जाना चाहिए। देखिए, अगर सोसाइटी कानून के मुताबिक नहीं चल रही है, कुछ फ्रॉड किया जा रहा है, तो मैं एक फ्लैट होल्डर या एक मेंबर के रूप में कंज्यूमर फोरम में डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस के लिए जा सकता हूँ, सिविल कोर्ट में भी जा सकता हूँ और क्रिमिनल एक्ट है तो क्रिमिनल कोर्ट का भी दरवाजा मैं खटखटा सकता हूँ। योगेश गर्ग और इन जैसे न जाने कितने लोगों का पैसा सहकारी आवास में फंसा है। सवाल ये है कि अगर आज भी नौकरी पेशा लोगों का सस्ते मकानों के लिए पसंदीदा ठिकाना सहकारी आवास होते हैं तो इन पर कोई नियम सख्ती से क्यों नहीं लागू होते। कैमरा पर्सन एजे जोसेफ के साथ वसुधा शर्मा की रिपोर्ट, एनडीटीवी। इस मुद्दे पर ज्यादा चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ललित कुमार, जो कि एक वकील हैं, और साथ में हैं एससी गुप्ता, जो कि कोऑपरेटिव हाउसिंग के ऐसे ही एक पचड़े में फंसे हुए हैं। तो गुप्ता साहब, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे। आप लोगों ने भी सोसाइटी बनाई, आप लोगों ने भी ज़मीन लेने की कोशिश की, लेकिन उसका अधिग्रहण हो गया या जो भी उसके लिए शब्द इस्तेमाल करें। लेकिन अब आपसे ये जानना चाहते हैं कि किस तरह की मुसीबतें आपने झेली जब आपने कोशिश की कि आपका जो हक है, आपकी जो सोसाइटी है, उसको उसका लैंड मिल जाए और आप भी वहाँ पे अपनी बिल्डिंग बना सकें। यूपी आवास परिषद की सिद्धार्थ बिहार योजना ने गैरकानूनी तरीके से हमारी सोसाइटी की ज़मीन पर जबरन कब्जा करके उसको बिल्डर्स को बेच दिया है। लगभग 15 वर्ष पहले हमारी सोसाइटी ने
सदस्यों ने मिलकर एक ज़मीन खरीदी थी और जब ये सिद्धार्थ बिहार योजना के ज़मीन अधिग्रहण आरंभ हुआ उस वक्त ये सरकारी नियम के अनुसार जिस सोसाइटी की ज़मीन अधिग्रहण डेट के 18 महीने पहले खरीदी जा चुकी है उसका अधिग्रहण नहीं किया जा सकता है, केवल उसको समावेश किया जा सकता है। परिषद ने ऐसा लिख के हमारी सोसाइटी को दे दिया कि हम समावेश करने जा रहे हैं, लेकिन एकाएक जनवरी 2014 में हमारी ज़मीनों पर कब्जा करके उन्होंने बल्क सेल के प्लॉट काट दिए और एक बिल्डर को, प्रतीक बिल्डर्स को 5.7 हेक्टेयर ज़मीन 223 करोड़ रुपए में बेच दी जी। और ये जानबूझकर उन्होंने ऐसी ज़मीन पर प्लॉट काटे हैं जो ज़मीन हमारी सोसाइटी की है और हमें एक अनैतिक कार्य वो कर रहे हैं, गैर कानूनी कार्य कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश सरकार के नियमों के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है परिषद में जी। हम लोग हाई कोर्ट गए हैं, लेकिन ये हजारों करोड़ रुपयों का स्कैम है, महा स्कैम है। इसमें हाई कोर्ट से आदेश आते आते सालों लग जाते हैं और तब तक बिल्डर उसमें प्लॉट के ऊपर फ्लैट बना के हजारों फ्लैट खरीदने वालों को बेच देगा, अपना पैसा इकट्ठा कर लेगा। उसके बाद यदि हाई कोर्ट का आदेश आता है कि ये गैरकानूनी तरीके से ज़मीन बेची गई है, परिषद ने ऐसी ज़मीन बेच दी जो उसकी है ही नहीं जी। क्या आप इस बिल्डिंग को बेच सकते हैं जो आपकी है नहीं? जी बिल्कुल, ये ना कोई एक बड़ा खरीदार ले मुद्दा सकता है, लेकिन परिषद ने बेच दी जी। इस पर ललित जी से पूछते हैं। ललित जी, यहाँ पर फर्जीवाड़ा गुप्ता जी का आरोप है कि आवास विकास परिषद ने किया, जो कि गाजियाबाद में आवास की संस्था है। ऐसे में क्या विकल्प रह जाते हैं एक आम निवेशक के लिए जिसने बहुत जतन से पैसे जुटाकर कोऑपरेटिव हाउसिंग में इन्वेस्ट किया और अब इस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? जब सरकारी एजेंसी ही फर्जीवाड़ा करे तो फिर किस पे उम्मीद लगाई जाए? देखिए, इसके अंदर 2-3 बातें बड़ी मौलिक है। एक, जब समिति बनी और सदस्य बने तो उनका जो संचालन करेंगे, संचालन समिति, मैनेजमेंट कमेटी कहते हैं, उसका बहुत बड़ा रोल रहता है। लैंड ट्रांसफ़र, क्योंकि इमूवेबल प्रॉपर्टी जो होती है वो किसी लिखित दस्तावेज से जो कि रजिस्टर्ड हो उसी से ट्रांसफ़र हो सकती है। अब आपका ये कथन कि वो ज़मीन किसी ने फर्जीवाड़ा करके किसी और को एक्वायर कर ली, तो भाई ये जो हुआ होगा वो किसी न किसी लिखित प्रक्रिया में ही हुआ होगा। अगर वो प्रक्रिया ख़राब है तो उसके लिए कानून का रास्ता, अगर उन्होंने कोई फॉर्जरी की है तो क्रिमिनल कोर्ट जाइए, और अगर आपको लगता है कि उन्होंने मिसरिप्रेजेंटेशन किया है तो आप पहले हाई कोर्ट में ही है, और नहीं तो क्योंकि संस्था कोऑपरेटिव सोसाइटी की है, लैंड जो ट्रांसफ़र हुई है किसी बिल्डर को हुई है, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी लैंड जो उनके निवेशकों की है, क्या वो उसकी जो मैनेजमेंट कमेटी है वो किसी निवेशकों को ट्रांसफ़र कर सकती है? उसके लिए तो बेसिक मेरा ये कहना है कि जो जगह जिस पर्पज़ के लिए होती है उसी पर्पज़ के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। अगर कोई मैनेजमेंट कमेटी किसी और पर्पज़ के लिए उसको इस्तेमाल कर रही है या ट्रांसफ़र कर रही है तो उसके लिए अगर वो अधिकृत नहीं है तो वो लैंड की जो ट्रांसफ़र है वो सेटिसाइड कर सकती है कोर्ट ऑफ लॉ। ललित और गुप्ता साहब, आपसे मैं सिर्फ एक पर्टिकुलर केस से आगे की बात करना चाहूँगी। गुप्ता साहब, आपसे पूछना चाहूँगी, एज अ मेंबर आपने जब पैसा लगाया और आपके साथी मेंबर्स जो थे, आप हमें बता रहे थे कि सब ऐसे कर्मचारी थे जो बहुत ज़्यादा कमाते नहीं थे और जिनकी क्षमता उतनी नहीं थी। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब इंसान इस तरह से पैसे लगाता है और एक एक्सपेक्टेशन होती है कोऑपरेटिव हाउसिंग की तरफ से कि आपको सस्ते में मकान मिलेगा, तो वो किस तरह की दिक्कतें उन मेंबर्स को झेलनी पड़ी हैं फाइनेंशियली? हमारी समिति में अधिकतर कर्मचारी ग्रुप सी और ग्रुप डी कैटेगरी के निम्न श्रेणी के कर्मचारी हैं। उन्होंने 15 साल पहले बड़ी मुश्किल से 20-20, 25-25 हज़ार रुपये बचा के लगाए थे, और अब 15 साल के बाद भी जब ये आवास परिषद ने कहा कि हम समावेश
करेंगे, अमलगमेट करेंगे, तो जो सरकारी नियम है उसमें ये है कि अमलगमेट करके 55 से 60% जमीन प्लॉट काट के वो हमारे सदस्यों को वापस करेंगे। सारे सदस्य बड़े उत्साहित थे, लेकिन सडनली उनकी हमारी जमीन को बेच दिया गया। अब ऐसे में कोई सुनवाई नहीं है परिषद में, केवल हाई कोर्ट में हम जा सकते हैं। अभी कहा है वकील साहब ने कि हाई कोर्ट ही एक रास्ता बचा हुआ है। बिल्कुल, अब हाई कोर्ट में कब ये केस आता है और कब इसका इंसाफ मिलता है, इसमें हो सकता है कुछ समय लग जाए। लेकिन ललित जी, जो दर्शक इस वक्त शो को देख रहे हैं और जिन्होंने सहकारी आवास समितियों में निवेश किया हुआ है और किसी न किसी कानूनी पचड़े से जूझ रहे हैं, ऐसे में आप उनको मोटे तौर पर क्या सलाह देना चाहेंगे? मैं तो एक बात बड़े विश्वास से कहना चाहता हूँ, जो सहकारिता है वह सहयोग के बिना नहीं चलती, और सहयोग आप करें और दूसरे से कराए। होता क्या है कि जब हम निवेश करते हैं तो उसके लिए हमें एक कंज्यूमर को, जो उसका सदस्य बनता है, उसको सदस्य के लिए एक सर्टिफिकेट, शेयर होल्डिंग सर्टिफिकेट मिलता है और उसका एक वोटिंग अधिकार होता है। उसके अंदर क्या होता है कि जब भी जो भी समिति के बारे में, सोसाइटी के बारे में जो भी निर्णय लेने होते हैं वो मैनेजमेंट कमेटी लेती है, और मैनेजमेंट कमेटी की इलेक्शन में सब लोग सदस्य भाग लेते हैं। अमूमन देखा यह गया है कि लोग सदस्य बनने के बाद एक बेरुखी का अपना दृष्टिकोण अपना लेते हैं और अपने अधिकार किसी और को दे देते हैं और अपने अधिकारों के प्रति चेतना नहीं रखते। इसके कारण क्या होता है कि कुछ और लोग उनके लिए निर्णय लेते हैं, जिसके कारण वो लोग परेशान रहते हैं। तो मेरा अगर ये मैनेजमेंट कमेटी कुछ फर्जीवाड़ा करे, जैसे बहुत से केसेस में देखा गया है, बहुत ही सरल उपाय है। मैनेजमेंट कमेटी अगर फर्जीवाड़ा करेंगी जो कि सोसाइटी के नियमों के विरुद्ध होगा, वो सदस्यों पे मान्य नहीं होगा, बाइंडिंग नहीं होगा। एक दूसरा, जब भी सदस्य इस तरह की कोई अपॉर्चुनिटी मिले तो मैनेजमेंट कमेटी के लिए आप रिक्वेस्ट करिए, रजिस्ट्रार को लिख के मैनेजमेंट कमेटी के लिए रेजोल्यूशन लाए, उनके क्रिमिनल के एक्शन ले। ऐसा नहीं हो सकता कि आपके लिए जिम्मेवारी, फायदा आपका और जिम्मेवारी कोई और ले, करना आपको ही पड़ेगा। जो भी सदस्य बना है उसी को अपना अधिकार के लिए सचेत होकर अपना अधिकार मनवाने पड़ेंगे, चाहे वो मैनेजमेंट कमेटी में हो, चाहे वो रजिस्ट्रार के पास हो, चाहे वो आर्बिट्रेटर के पास हो, चाहे वो ट्राइब्यूनल के पास हो, जाना सदस्य को ही पड़ेगा। जी बिल्कुल, अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ेगी। गुप्ता साहब, आपसे ये जानना, एक बात मैं कहना चाहूँगा कि परिषद ने ये लिख के दिया है कि 11 सोसाइटियों की 56 हेक्टेयर जमीन नियमों के अंतर्गत अमलगमेट करेंगे, लेकिन उसके पश्चात वो कोई उल्टा काम कर रहे हैं। इसकी क्या? मेरा ये तो सिर्फ ये कहना है कि जो सॉलम अंडरटेकिंग है, सरकार अपनी विश्वसनीयता के कारण जानी जाती है, और सरकार ने अगर कटिबद्ध होके अपना निर्णय दिया और ये कहा कि मैं इससे बाउंड हूँ, तो अगर सरकार उससे आगे पीछे जाती है, डेविएट करती है, तो सरकार को उस बात के लिए मनवाया जाएगा कि सरकार ने जब निर्णय किया कि मैं 58 समितियों की लूंगी और उसके बाद में 60% जो लैंड डेवलप करके वापसी सदस्य को दूंगी, तो सरकार को उसको मानना पड़ेगा। जी, जाहिर तौर पर जो भी अब आगे जाके आगे जाके ही हम देख पाएंगे कि इसमें क्या निकल के आता है। लेकिन गुप्ता साहब, अब आपको क्या लगता है कि जब इस तरह के फर्जीवाड़े आपने देखे हैं और आप इतने साल से ये लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या आपको लगता है कि कोऑपरेटिव हाउसिंग का ये जो पूरा सिस्टम है ये अब शायद पुराना हो चुका है और ये ऐसा सिस्टम हो चुका है जिसको दीमक चाट गई और शायद अब इसको ख़त्म ही किया जाए? सिस्टम में कोई खराबी नहीं है, क्योंकि एक सदस्य मिलके बड़ी ज़मीन खरीद के संभावना नहीं है कि विकसित कर सके, इसलिए सभी को मिलके इकट्ठी ज़मीन खरीद के प्लॉट काट के ये सहायक समिति बनानी पड़ेगी, तभी वो सफल हो सकेगा कहीं ज़मीन लेके प्लॉट काट के खरीदने में। लेकिन इसमें जो सरकारी नियम बने हैं और सरकारी एजेंसियां जो हैं उन नियमों का पालन ना करके अगर सोसाइटीज़ के साथ धोखा करेंगी तो उनको पास केवल एक ही चारा बचता है, वो है कोर्ट का, हाई कोर्ट का। लेकिन इतना लंबा रास्ता है वो कि तब तक जो नुकसान होना होता है बिल्डर और सरकारी एजेंसियां मिलके कर देती हैं, उसका नुकसान या तो समिति के सदस्यों को होता है जिनकी जमीन को समावेश करना था, या उस जमीन पे जिन्होंने फ्लैट बुक कर दिए हैं उनको होगा। अल्टीमेटली हाई कोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलेगा। इस बात पे हम लोग पूर्ण रूप से
सहमत जी। हैं, लेकिन एक इतना लंबा रास्ता है। वकील साहब जानते हैं कि वकीलों के पास इतने केस हैं, जजेस के पास इतने केस हैं, एक हियरिंग आने में लगते हैं 2 महीने, उसके बाद अगर हियरिंग पे केवल मेंशन होने के बाद वो चली जाती है, फिर 6 महीने के बाद दूसरी तारीख मिलती है। जी जी तो मेरा इसके अंदर एक मैं ऐड करना चाहता हूँ, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी का मूवमेंट चला वो मध्यम वर्गीय, निम्न वर्गीय, उच्च वर्गीय सबके लिए चला। इसलिए चला कि कोऑपरेटिव सोसाइटी में कोई व्यक्ति उससे प्रॉफिट नहीं लेना चाहता और मिनिमम इन्वेस्टमेंट मैक्सिमम गेन, प्रिंसिपल तो यही है। और इसलिए एक बात और हुई कि जो किसी को ज़्यादा फायदा ना पहुँचे और सबको फायदा पहुँचे। जी। पर अगर आपने जो हाउसिंग सोसाइटी को, जिनको 3 लाख रुपए पे किसी ज़माने में 90 में फ्लैट मिल गए, और अगर आज आप किसी को कोऑपरेटिव सोसाइटी की जगह बिल्डर से वो फ्लैट लेने जाएंगे तो उसकी कीमतों में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर होगा। जी। तो इसलिए कीमत अफोर्डेबल रहे। जैसे और इसी वजह से सहकारी आवास समितियां इतनी ज़्यादा लोकप्रिय हुई, इससे बढ़ावा मिला, क्योंकि बहुत सारे लोग पैसा डालकर एक बड़ा ज़मीन का प्लॉट लेकर उस पर निर्माण कर सकते थे। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि इसे लेकर इतने सारे कानूनी पचड़े खड़े हो गए हैं और इतना फर्जीवाड़ा देखने को मिल रहा है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शकों को सहकारी आवास समितियों को लेकर किस तरह से सचेत रहा जाए, किस तरह से समस्या से निपटें, इसे लेकर जरूर कुछ रोशनी मिली होगी।